सभी लोगों को नमस्कार। कोरोना तो चल ही रहा है और ये कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोचिंग्स कब तक बंद रहेंगी पता नहीं। हालांकि सब चीज़ें आएंगी, पटरी पर धीरे धीरे आएंगी, लेकिन एक चीज़ है, एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। तो ये जो टाइम है इस टाइम को ख़राब मत करो, पढ़ाई करो। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी अभी कंप्लीट करा था, तो प्रोबेबिलिटी के बाद अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आ रहा हूँ। ये जो टॉपिक हैं जनरली नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो सही से नहीं मिलते, तो और डेप्थ वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से करो, कोई डाउट नहीं रह जाएगा और ऐसे कभी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। मैं गारंटी, लगभग गारंटी अपनी तरफ से दे सकता हूँ। बाकी तो तुम लोगों की खुद की कोशिश रहेगी कि क्या करते हो, कैसे लेते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, सिर्फ परमुटेशन, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों के बारे में बताऊंगा और अगले टॉपिक में हम कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे और आज केवल परमुटेशन कवर करने वाले हैं। तो देखो, जैसा मैंने बताया, आज हम स्टार्ट करने वाले थे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन परमुटेशन जब भी बोला जाता है तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन साथ में बोला जाता है। मैं आज सिर्फ परमुटेशन पढ़ाने वाला हूँ, हालांकि कॉम्बिनेशन के बारे में उसकी डिटेल्स देंगे। देखो, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर उस चैप्टर में हमें पता चल जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, और उसके अलावा हम ये देख लें कि ये यूज़ कहाँ होते हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है, तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लंबे टाइम तक ये टॉपिक और उनकी डेफिनेशंस, उनके यूसेज आपके साथ रहेंगे और आप डिफाइन कर पाओगे अच्छे से। तो हम उसी तरीके से बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन परमुटेशन। मतलब अक्सर ये टॉपिक्स लोग कर लेते हैं और उनसे पूछा जाता है, अच्छा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब यूज़ कहाँ करते हैं। मतलब जनरल भाषा में, मतलब सरल भाषा में अगर पूछा जाए तो कहते हैं ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, ये पता है, लेकिन यूज़ नहीं करना था। तो वही चीज़ है, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है और हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं इसे। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले परमुटेशन आर दोज जो अरेंजमेंट्स में यूज़ होते हैं। जब भी हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं परमुटेशंस को। कॉम्बिनेशंस आर यूज फॉर सिलेक्शंस ओनली। सिलेक्शंस, अच्छा ये तो एक डेफिनेशन हो गई, चलो ठीक है, समझ में आई नहीं आई। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो और क्लियर होती है। वही चीज़ है, जैसे जैसे हम एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं, थियरी इज़ थियरी, थियरी के बाद जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए तब तक वो चीज़ हमें ढंग से नहीं आती और याद नहीं होती। तो प्रैक्टिकल्स के बाद याद हो जाती है। तो देखो, परमुटेशन इज फॉर परमुटेशंस आर फॉर अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस आर फॉर सिलेक्शंस। अब मैं यहाँ देखो बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी ए बी सी, देयर आर 3 टर्म्स, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। मैं कहता हूँ कि एक काम करो, मुझे इसमें से 2-2 के सिलेक्शंस दे दो, 2-2 के ग्रुप्स बना दो। तो मैं ग्रुप्स जो बनाऊंगा कॉम्बिनेशन में वो कैसे बनेंगे, पहला ग्रुप बनेगा ए एंड बी, ठीक है, दूसरा बनेगा बी एंड सी, तीसरा बनेगा सी एंड ए। यानी कि 2-2 के हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दोनों का ग्रुप, अगर मैं बी और ए का ग्रुप बना देता, ए और बी का एक ग्रुप बना है और एक ग्रुप बना है बी और ए का, ऐसा समझ लो एक जगह मैंने सिलेक्शन लिया सुमित और अमित का एक ग्रुप में, और फिर दूसरे ग्रुप में मैंने अमित का और सुमित का सिलेक्शन ले लिया, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा दोनों में? मेंबर्स तो वही हैं, ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों आगे पीछे हो गए बस, लेकिन ग्रुप में वही 2 मेंबर्स हैं, चाहे किसी सीक्वेंस में आ जाए। तो इसीलिए अरेंजमेंट्स में डिफरेंसेस आते हैं, सिलेक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो देखो, सिलेक्शंस में अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ परमुटेशंस की, परमुटेशन में मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों में से मुझे 2-2 लोगों को अरेंज करना है। अरेंज करना है, अरेंज करने का मतलब उन्हें फिक्स पोजीशंस पे रखना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने ए को बैठाया, फिर बी को बैठा दिया, ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने बी को बैठाया और फिर ए को बैठा दिया। ऐसे ही मैंने बी को बैठाया, सी को बैठाया, सी को बैठाया, बी को बैठाया, ए को बैठाया, सी को बैठाया, सी को बैठाया, ए को बैठाया। अब देखो, ये सपोज ये एक बेंच है, बेंच में अगर ए इधर बैठा है, बी इधर बैठा है, यानी कि ए इज लेफ्ट साइड और बी इज राइट साइड। सेकंड केस में अगर बी को मैं लेफ्ट साइड बैठाता हूँ, ए को राइट साइड बैठाता हूँ, तो ये दोनों केसेस डिफरेंट होंगे क्योंकि पोजीशंस अलग हो गई। पोजीशंस के केस में यहाँ सारे केसेस डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास सपोज 1 2 3 नंबर्स हैं। मैं कहता हूँ इसमें से कोई भी 2 नंबर्स ले लो, तो 2 नंबर्स ले लो, तो 2 नंबर्स अगर मैं बात करूँ, मैं ले रहा हूँ 1 और 2, मैं कहूँगा भाई तुम्हारे पास क्या क्या नंबर्स हैं ग्रुप में, तो तुम बोलोगे 1 और 2। अगर कोई बोलेगा 2 और 1, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ग्रुप्स के फॉर्म में नंबर आगे पीछे हो सकता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैं बात कर रहा हूं अरेंजमेंट्स करने हैं,
मतलब पहले 1 रखा, उसके बाद 2 रखा, और उसके बाद दूसरे बंदे ने 2 के बाद 1 रखा, तो दिस इज अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में ये चेंज हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अब देखो हम ये भी देख लेते हैं कि परमुटेशंस को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। देखो जहाँ पर हम बात करें नंबर्स की, इन केस 2 1 और 1 2, यहाँ पर आगे पीछे ऑर्डर्स लगाने में नंबर्स चेंज हो रहे हैं, अटेम्प्ट्स चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब नंबर्स के केस में हमेशा परमुटेशन ही अप्लाई होगा। ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स के केस में सपोज मैं लिखता हूँ NO, NO मीन्स नो, और यहीं पर ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, हो जाता है नो ऑन, तो ऑन और नो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो यहाँ पर परमुटेशन ही अप्लाई होगा क्योंकि ये अरेंजमेंट का केस है। जहाँ पर भी अरेंजमेंट या ऑर्डर चेंज होने से अटेम्प्ट्स अलग अलग काउंट हो जाते हैं, वहाँ पर हमेशा परमुटेशन लगता है। अब जैसे मैंने बात कर लेते हैं कि हमने मार्बल्स की बात करी, मार्बल्स में एक लाल बॉल है, एक काली बॉल है, मुझे लाल बॉल निकालनी है और काली बॉल निकालनी है, तो लाल बॉल और काली बॉल और काली बॉल और लाल बॉल, तो उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ ग्रुप्स बनाते हैं। तो ग्रुप्स के केस में या बॉल्स के मार्बल्स के केस में, इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अभी आई होप परमुटेशन की डेफिनेशन और एप्लीकेशन अभी क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। देखो थोड़ा सा आगे क्या, परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है, हालांकि दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, इसे NPR करके पढ़ते थे, लेकिन फॉन्ट का थोड़ा इशू था, तो भाई थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, तो हमने NPK लिख दिया। फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-k, दोनों का डिफरेंस। ये होता है NCR, तो हमने NCK लिख दिया। अच्छा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-k इंटू फैक्टोरियल k। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर जो वैल्यू है इतनी है, यहाँ पर फैक्टोरियल k से और डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब NCK की वैल्यू NPK से हमेशा कम आएगी, हमेशा कम आएगी। यहीं पर अगर हम चाहें तो जो मैं बोल रहा था ना कि डिवाइड कर दिया, इन दोनों से हम एक ये रिलेशन बना सकते हैं, हालांकि इसे बहुत कम पूछा जाता है, मान लो कभी पूछ लिया गया डायरेक्ट तो हम टिक लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद एक हुआ और है, वो जो हुआ है वो है फैक्टोरियल्स, ये है फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल देखो बुक्स में हमेशा बनाया जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन से, और हम बनाते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि भाई जल्दबाजी में ये एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं बनता। पता चला मैं लिखना चाह रहा हूँ 3 फैक्टोरियल और जल्दबाजी में मैं लाइन इसी में जोड़ दी मैंने, तो ये पता चला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इजीली ऐसे बना देते हैं। अब मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। तो देखो फैक्टोरियल n का मतलब होता है, उल्टी गिनती लिख दो, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n से लेकर n-1 n-2, इसकी उल्टी गिनती लिख दो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1 सब लिख दिया। अच्छा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। अच्छा, 0 ये स्पेशल केस है यहाँ का, ये अनोखा है कि फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में, हर किसी चीज़ का रीज़न है, इसका भी रीज़न है, आगे डिस्कस करेंगे कभी। जैसे होता है कि मान लो 2 टू द पावर 2 तो हम लिख रहे हैं, 2 क्यूब लिख रहे हैं, लेकिन 2 की पावर 1 कभी नहीं लिखते, सबके रीज़न है, कभी होगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये था फैक्टोरियल्स। अच्छा, फैक्टोरियल्स में कुछ शॉर्टकट्स चाहो तो शॉर्टकट्स लगा सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 16, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 17, और मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 16 को कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब लिखूंगा ही नहीं। और अगर चाहिए कि क्यों नहीं लिखना है तो देखो यहाँ पर 16 के आगे के नंबर्स लिखे जाएंगे, नीचे भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो फैक्टोरियल 16 छोड़ दो फिर कैंसिल, मतलब ये समझना है कि हमें इसके कैलकुलेशन में भी टाइम बचाना है। टेबल्स आपको याद करने हैं, टेबल्स के बाद और टाइम बचेगा, तो ये समझ में आया कैलकुलेशंस। और ये अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाते हैं। ये जो पार्ट है सर्कुलर अरेंजमेंट्स का हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये इतना भी बड़ा हुआ नहीं है कि इसे करा ना जाए। अगर हम परमुटेशन ही कर रहे हैं तो क्यों ना लगे हाथ सर्कुलर अरेंजमेंट्स को भी निपटा दिया जाए। जब भी देखो 5 अरेंजमेंट्स है, जैसे हमारे पास 5 है, तो 5 को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ भाई, इसे एक बार मैं इस पोजीशन पे रख दूंगा, इसे एक बार इस पोजीशन पे रख दूंगा, इसे एक बार इस पे रख दूंगा, इस पे रख दूंगा, इस पे रख दूंगा, यानी कि इसके पास पहले वाले के पास कितनी पोजीशंस हो गई, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पोजीशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, इसकी बात तो हो गई।
अब जब मैं इसी वाले चौकटे को प्लेस कर चुका हूँ, सपोज यहाँ प्लेस कर दिया, तो इस ट्राइंगल के पास कितनी पोजीशन बची कि देखो ये तो पहले से ही प्लेस हो गया ना, जगह घेर ली। अब कितने बजे? 4, तो 4 पोजीशंस इसके पास आई, फिर गोले के पास आई 3, फिर इसके पास आई 2 और लास्ट वाले के पास बेचारे के पास 1 बचेगी, तो इसे बोल देंगे फैक्टोरियल 5। तो सिंपल सा है कि जब 5 चीज़ें हो तो अरेंजमेंट्स कितने टाइप के होंगे? फैक्टोरियल 5। n होंगे तो फैक्टोरियल n। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे 5 चीज़ें हैं तो उसमें फैक्टोरियल 4 होता है हमेशा। क्यों होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास सपोज 2 लोग हैं, एक ये है और एक ये चौकटा है, इसे मैं सर्कल में अरेंज कर रहा हूँ, तो कायदे में तो मेरे पास लीनियर अरेंजमेंट के हिसाब से फैक्टोरियल 2 होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, चाहे मैं ऐसे लगा दूँ और चाहे मैं ऐसे लगा दूँ, अरेंजमेंट तो वही रहेगा। इसके राइट साइड यही आया और इसके राइट साइड यही आया। चाहो तो यहाँ देख लो, इसके राइट साइड ये आया और इसके राइट साइड ये आया। यानी कि जब 2 लोगों की बात करी जाती है तो सर्कल में एक नंबर कम आता है, यानी कि एक ही मेथड 2 बना, फैक्टोरियल 1 बना। इसका मतलब 5 होंगे तो फैक्टोरियल 4 बनेगा, 20 होंगे तो फैक्टोरियल 19 बनेगा। इसी हिसाब से सर्कल में हमेशा एक वैल्यू कम आती है और लीनियर में कोई वैल्यू कम नहीं आती। क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं देखो क्वेश्चंस पे। जैसा मैंने बोला परमुटेशन में हम क्वेश्चंस पे लगाते हैं, नंबर्स में लगाते हैं और अल्फ़ाबेट्स में लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इसी का ले लेते हैं अच्छे से। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज नंबर्स। अच्छा दे रखा है ऑप्शंस। देखो 5 नंबर्स का, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से समझते हैं। सवाल नया है, चैप्टर भी नया है, और इसे जितना आराम से समझो, जितना मज़े में समझो, उतना ज़्यादा अच्छा। देखो 5 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे, तो मैंने 5 बक्से बना लिए। 5 बक्सों में अगर मैं एक एक करके 5 नंबर रख दूंगा तो 5 डिजिट का नंबर अपने आप बन जाएगा। मैं इधर से भी भरना शुरू कर सकता हूँ, इधर से भी भरना शुरू कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। चलो हम इधर से भरेंगे अब की बार। देखो मेरे पास कितने नंबर है? 1 से लेकर 8 तक नंबर है। मुझे चाहिए 5 डिजिट का कोई नंबर, तो मैं इसमें से कौन सा नंबर उठा लूँ? 8 में से कोई सा भी उठा लूँ। यहाँ हम जब फिल करेंगे तो हम यहाँ फिल करेंगे डिफरेंट चांसेस। याद रखना है, चांसेस मतलब क्या क्या रख सकता हूँ मैं। यहाँ 1 भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ 2 भी रख सकता हूँ, 3 4 5 6 7 8। मैं 8 अलग अलग तरीके से नंबर रख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा कितने तरीके से नंबर आ सकता है भाई? यहाँ 8 तरीके से नंबर आ सकता है। ठीक है, अच्छा 8 तरीके से नंबर आ सकता है। मान लो मैंने 5 रख दिया इधर। अब अगर मैं आगे की कहानी भरूंगा तो मेरे पास नंबर कितने बचेंगे? 7। एक नंबर तो मैं यहाँ भर चुका है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ा। यानी कि अब मैं आगे कितने नंबर भर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास 7 बचे, तो मैं 7 अलग अलग नंबर भर सकता हूँ, 7 अलग अलग तरीके से। फिर एक और नंबर कम हो गया, यहाँ भर दिया। फिर इसके आगे कितने तरीके से नंबर भर सकता हूँ? 6 तरीके से। फिर इसके आगे कितने तरीके से नंबर भर सकता हूँ? 5 तरीके से। और फिर इसके आगे कितने तरीके से नंबर भर सकता हूँ? 4 तरीके से। यानी कि ये होगा इसका आंसर कि 8 7 6 5 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन में थोड़ा सा, जैसे भी कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, तो ये हो गया तुम्हारा 56 और ये हो गया 30 और ये हो गया 4। यानी कि इसकी कैलकुलेशन आई 120 और 56 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो टेबल्स याद करने हैं, तो देखो 12 का टेबल अगर किसी ने याद रख रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 0 तो एज इट इज आएगा, 7 कैरी हो गया, 12 5 60, तो ये 6 7 2 0, ये हमारा आंसर हो गया। और 12 का टेबल याद होगा तो आंसर और जल्दी आ जाता है, इसीलिए कैलकुलेशन का भी अच्छा खासा पार्ट रहता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट्स पे ही है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, बट दिस टाइम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। तो अगेन वही बॉक्सेस अपने पुराने 5 बक्से। अच्छा नंबर्स थोड़े अलग हैं, 8 हटा दिया हमने। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक कंडीशन आ गई कि इवन नंबर आ गया। इवन नंबर के साथ एक कंडीशन होती है कि जो नंबर जिसके लास्ट में इस वाले बॉक्स में इवन नंबर आएगा वही नंबर इवन कहलाएगा। अगर लास्ट में 1 आ गया
तो वो इवन नहीं होगा। यानी कि इतनी चीज़ मुझे पता है कि लास्ट वाले नंबर पे इवन, लास्ट वाले बॉक्स में मुझे इवन नंबर ही भरना है। अब पता चला मैंने इधर से भरना शुरू करा, इस साइड से भरना नंबर शुरू कर दिया जैसे पिछले वाले में करा था, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कोई इवन नंबर बचा ही नहीं, तो सारा रायता फैल जाएगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए एक काम करेंगे, हम इसी साइड से फिल करेंगे अब की बार से। अच्छा, इस बॉक्स में इवन नंबर रखना है, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है। 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। यानी कि हमारे पास केवल 3 ऑप्शन हैं, मतलब 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस ही हैं यहाँ भरने के लिए। तो मैंने देखा ठीक है भाई 3 चॉइसेस हैं, तो 3 चॉइसेस रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इन 3 में से भी तो एक नंबर मैं रख चुका हूँ इस बॉक्स में, तभी तो आगे बढ़ूंगा। तो जब मैं एक नंबर ऑलरेडी रख चुका हूँ, चाहे कोई सा भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जब मैं यहाँ रख चुका हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? अब चॉइसेस बचेंगी 6। अब तुम कहोगे कि 3 के बाद 2 आना चाहिए। देखो ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से मान लो चौका रख दिया, चौका इधर रख दिया। अब इस प्लेस पर, इस बॉक्स में तो कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। लास्ट वाली कंडीशन थी कि लास्ट वाले प्लेस पर, लास्ट वाले बॉक्स में केवल इवन नंबर आना चाहिए था। तो यहाँ पर या तो 2 आ जाता है, या तो 4 आ जाता है, या तो 6 आ जाता है, इनमें से कोई सा भी आ जाता। तो 3 ऑप्शन मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ कितने आएंगे? देखो कोई भी नंबर आएगा, इन 6 में से कोई सा भी रख दो। फिर 6 में से 1 मैंने और रख दिया। अब कौन सा बचा? मान लो 1 रख दिया मैंने इधर। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? अब बचे 5। फिर और आगे आएंगे तो फिर 4, फिर वो 3, फिर तो वही घिसा पिटा तरीका। अब फिर मल्टीप्लाई करनी है इनकी। तो देखो 3 4 5 6, कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो ऐसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन्हें पकड़ लो पहले, 20 आ गया, और इसे ही पकड़ लो तो 60 आ गया। ये हो गया 18। अब 18 6 याद हो, अगर पहाड़ा याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, टाइम लगा लेना थोड़ा। तो ये है नंबर्स वाले क्वेश्चन। अच्छा, अब नंबर्स से आते हैं हम फॉर्म इस पे, अल्फाबेट्स में। देखो कॉम्बिनेशन में हम ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि भाई n में से r लोग लेने हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया। इसमें भी हम यूज कर सकते थे। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन था कि भाई 8 में से मुझे 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैं 8 में से 5 नंबर उठा लूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो ऊपर आएगा देखो फैक्टोरियल 8 और नीचे आएगा फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस, 8 - 5, ये फॉर्मूले में पढ़ा था, फैक्टोरियल 3। तो इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 8 5 4 8 7 8 7 6 5 4 और 3 कट जाएगा, तो यही नंबर आ जाएंगे। लेकिन हम इसमें फॉर्मूला यूज करते नहीं, क्यों? क्योंकि कंडीशंस आ जाते हैं। जैसे इस वाले में कंडीशन आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला कतई लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे। इंग्लिश, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड इंग्लिश इज अरेंज्ड, बी अरेंज्ड। अब देखो नंबर्स वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हम उसकी बात कर लेते हैं। नंबर वाले में तुम्हें दिए थे डिजिट 8 और तुमसे बोला गया 5 का नंबर बनाओ, 5 डिजिट का नंबर बनाओ। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, इंग्लिश नहीं मतलब अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में जितने लेटर्स दिए जाते हैं उन सभी लेटर्स को ही अरेंज करा देना होता है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, 7 पी और उसमें से 7 के 7 ले लेने हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, ऊपर तो आएगा 7, नीचे आएगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि हो जाएगा फैक्टोरियल 0, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो आंसर आ जाता है सीधे सीधे फैक्टोरियल 7 आ जाता। अच्छा, इसे ही अगर मैं अपने वही बकस बना के करूं, बक्से 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, मुझे इन सबको अरेंज करना है। देखो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन है। पहले वाले बॉक्स में कितने ऑप्शन है मेरे पास भरने के लिए? EFGH मतलब ENGLISH में कुछ भी रख सकता हूँ। तो पहले वाले में 7 ऑप्शन है। दूसरे वाले में कितने ऑप्शन बचे? क्योंकि पहला लेटर मैं जब इस बॉक्स में भर चुका हूँ तो मेरे पास केवल 6 ऑप्शन बचे। आगे 5, फिर 4, फिर 3 2 1, वही कहानी चलती है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब फैक्टोरियल 7 की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करो तुम खुद, थोड़ा तो काम करोगे, बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसमें मैं सीधे सीधे फैक्टोरियल 7 लगा देता तो भी आंसर आ जाता। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो हम ऐसे करके कर लेंगे, कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा देख लो ध्यान से, ENGLISH में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ गया, रिपीटिशन आ गया भाई। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड बी अरेंज्ड। अब देखो वो बार बार बक्से बना के नहीं दिखाना है, बक्से तो बन गए, समझ में भी आ गया। इलाहाबाद को अरेंज करना है तो कितने लेटर हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई 9 है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 9 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मुझे सारे के सारे लेटर्स ही अरेंज करवाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूं कि भाई ए 4 बार आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 4 बार ए आएगा तो उसे मैं कितने टाइप से अरेंज करूंगा? भाई ये भी ए वही है एप्पल वाला, ये भी एप्पल वाला, ये भी एप्पल वाला, ये भी एप्पल वाला, एरोप्लेन वाला मान लो, है तो एक ही। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इसे अरेंज थोड़ी करेंगे। फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाय 4 का रिपीटिशन है तो फैक्टोरियल 4 यानी कि 1। अब चाहो तो इसे ए जैसे भी अरेंज कर लो, एक ही तरीका बनेगा। तो इसका मतलब जब भी रिपीटिशन होता है जितना भी, उतने से ही उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इन 9 लेटर्स में ए तो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले 4 से कर दिया डिवाइड। जब भी रिपीटिशन होगा, जितनी चीजों का रिपीटिशन होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे मैंने ये समझाया। इसके बाद और कुछ दिख रहा है जो दोबारा तिबारा आ रहा हो? देखो ये एल दिख रहा है, इसका मतलब एल को भी 2 बार, तो एल को और डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि तो पता चला 4 और 2 सीधे सीधे 6 से डिवाइड कर दिया, ऐसा मत कर देना। तो ये हमारा आंसर। और मैंने बताया था कि बुक्स में हमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन बना मिलता है जब हम बात करते हैं किसकी, बुक्स की। और हमारी आदत नहीं है ऐसा बनाने की, तो हम सीधे सीधे ऐसे ही लिख देते हैं, बड़ी आदत है, तेजी में। हमारा आंसर जे हो गया। समझ में आया? तो ये तो हो गया रिपीटिशन। अब इसके बाद वही बैंक वाले बड़े शातिर हैं, वो ढूंढ कर लाते रहते हैं क्वेश्चन कि बच्चा अटके तो, अगर सभी कर देंगे तो सभी का सिलेक्शन थोड़ा ही ले लिया जाएगा। तो कह रहा है देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज एजुकेशन बी अरेंज, एजुकेशन वर्ड जो है उसे अरेंज करना है। सो ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। अच्छा, सारे वॉवेल्स जो हैं वो इकट्ठे आने चाहिए। तो ठीक है, लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 9 लेटर्स हैं इसमें। अच्छा 9 लेटर्स हैं और 9 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है, लेकिन वो कह रहा है सारे वॉवेल इकट्ठे आने चाहिए। तो मैं वॉवेल्स और गिन लेता हूँ। देखो ई एक वॉवेल है, यू एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है, आई वॉवेल है और यानी कि 5 तो हो गए वॉवेल। और 4 बचे तुम्हारे डी सी टी एन, ये बचे 4 के 4 अल्फाबेट कॉन्सोनेंट्स। तो ठीक है, बक्से बनाते हैं। अपना बक्से बनाने वाला तरीका बड़ा अच्छा है, कभी भी कोई डाउट हो तो सीधे बक्से बना लो। देखो बक्से बनाना है, मुझे सारे वॉवेल्स को इकट्ठा रखना है। मैं कितने बक्से बनाऊं? 9 लेटर्स है ना, मैंने 9 लेटर्स के 9 बक्से बना दिए ना, तो सारे के सारे एक एक बक्सा पकड़ लेंगे और सब अलग अलग बक्से में बैठ जाएंगे। फिर कहाँ से अलग कर लोगे? कंडीशन बोली सारे वॉवेल्स इकट्ठे आने चाहिए। तो एक काम करते ना, इन सारे वॉवेल्स को मैं इस बक्से में शिफ्ट कर दूंगा, इसी बक्से में आएगा। ई भी इसी में आएगा, यू भी इसी में आएगा, आई ए ओ सब इसी में आएंगे। अब ये बक्सा चाहे इधर शिफ्ट हो, चाहे इधर शिफ्ट हो, चाहे इधर शिफ्ट हो, चाहे कहीं शिफ्ट हो, लेकिन ये बक्से में ही रहेंगे सारे के सारे। यानी कि इन सारे वॉवेल्स को मैंने एक प्लेस ही दे दिया, पूरा शिफ्ट कर दिया। अच्छा ये जो 4 हैं बेचारे कहीं आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले अब हमने काउंट करा कि हमारे पास बक्से कितने हैं। तो भाई बक्से देखे, एक बक्सा तो इन वॉवेल्स का, जैसे वॉवेल्स कोई रखना है जिसके अंदर एक ही वाला, एक ही वाला, एक ही वाला। अब इन बक्सों को आगे पीछे कर सकते हैं, ये वाला बक्सा इधर जा सकता है, ये वाला बक्सा इधर आ सकता है, ये वाला बक्सा। तो वही कितने टाइप से अरेंजमेंट होगा इन 5 बक्सों का? फैक्टोरियल 5 तरीके से तो अरेंजमेंट हो जाएगा इन बक्सों का, आगे पीछे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं। देखो बक्सों का तो अरेंजमेंट हो गया, और बक्सों में ये वाला बक्सा भी बीच में इधर उधर एंड में कहीं भी चला गया, और डीसी इनकी भी शिफ्टिंग हो गई। चाहो तो यहाँ रख लो इसे, ये सब शिफ्टिंग हो गई, ये सारे आगे पीछे हो गए, अरेंज हो गए। लेकिन हमने इसके अंदर का अरेंजमेंट नहीं करा। एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको ऐसी रहने दूं, DCTN को ऐसी रहने दूं, और इसका पैटर्न आपस में अरेंज कर दूं, EUIA को मैं EUAIO लिख दूं, तो एक नया वर्ड काउंट हो जाएगा। मतलब इन वर्ड की, इन अल्फाबेट्स की भी आपस में शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी? कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनकी भी शिफ्टिंग होगी। हमने कर दिया मल्टीप्लाई।
हालांकि देखो इसमें अगर कोई रिपीटिशन, मैं यही बता दे रहा हूँ, इसमें अगर कोई रिपीटिशन होता वॉवल्स में तो वॉवल्स को पकड़ के उसी से डिवाइड कर देते हैं, हालांकि है नहीं तो नहीं करेंगे। इन अल्फाबेट्स में, इन कॉन्सोनेंट्स में अगर कोई रिपीटिशन होता तो मैं उसी से डिवाइड कर देता, हालांकि नहीं है और हमारा आंसर यही है। लंबा चौड़ा आ जाता है तो कई बार आंसर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है फ्रैक्शन, उसी फैक्टोरियल्स की फॉर्म। आगे आते हैं अगले पे। अब देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड एटीट्यूड, बड़ा बढ़िया वर्ड है भैया, एटीट्यूड सब में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो बी बन गया जल्दबाजी में, तो एटीट्यूड जो है सब में होना चाहिए, ठीक है। वर्ड को भी अरेंज करेंगे, सो दैट ऑल वॉवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। अब की बार देखो इसने नई कहानी छेड़ दी कि भैया सारे कॉन्सोनेंट्स तो अलग आने ही चाहिए, साथ में आने चाहिए, वॉवल्स भी साथ में आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बक्से कितने बनाने हैं। तो एक बक्सा बना लो वॉवल्स के लिए और एक बक्सा बना लो कॉन्सोनेंट्स के लिए। अच्छा, वॉवल्स वाले में कौन कौन आ जाएगा भैया? ए शिफ्ट हो जाएगा, आई शिफ्ट हो जाएगा, यू शिफ्ट हो जाएगा, ई शिफ्ट हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट्स वाले में कौन शिफ्ट हो जाएगा? टी, टी 3 बार तो टी आ गया और इतने लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये 2 बक्से, भाई ये वाला बक्सा इधर भी आ सकता है और ये वाला बक्सा इधर भी आ सकता है। तो इसके कितने केसेस बने? सबसे पहले बक्सों को अरेंज करना है फैक्टोरियल 2 तरीके से हम बक्सों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर छेड़खानी करनी है। ये जो अंदर बैठे हैं 4, ये 4 भी फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो जाएंगे आपस में और कोई रिपीटिशन नहीं। ये जो 4 हैं ये भी 4 हैं, ये भी अरेंज हो जाएंगे 4 तरीके से। लेकिन इसमें देखो एक चीज दिख रही है, टी टी टी। अब ये कौन सा टी? टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन। तुम्हारा और कोई सा होगा तो लगा लेना, लेकिन टी तो सेम है। तो फैक्टोरियल 3 से कर देंगे इसे डिवाइड। अब इसे कर देते हैं सॉल्व। फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही आता है, फैक्टोरियल 4 का मान आ जाता है 24 और फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 और दूनी 144, 24 तिया 72 और 72 दूनी 144। आंसर नहीं दे रखा है इसमें। चलो फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, लगे हाथ। भाई 8 थे, 4 4 ए आई यू 2 4 4 3 ओ, ये मैंने 4 लिख दिया, बता नहीं सकते हो, लाइव में आएंगे तब बताऊंगा। तो ये आया आपका 2496 और 96 दूनी 192, तो 192 आंसर आ गया इसका। देखो कैलकुलेशन तो अपनी है, जल्दबाजी में हो जाती है गलत, रात का टाइम है, दिमाग थोड़ा कम काम करता है कभी कभी, नींद तो सबको आती है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, मैंने पीछे ये देखो, ये एक वर्ड छोड़ रखा, ये तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। जो सवाल 5वां है, 5वां सवाल ही ये है, इसका आंसर बताओगे तुम, कुछ डाउट आएगा तो पूछोगे। ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे। अब देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज एप्टीट्यूड, देखो सवाल तो एप्टीट्यूड के ही है, तो एप्टीट्यूड को अरेंज करना है सो दैट नो वॉवल्स कम टुगेदर। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। एप्टीट्यूड को ऐसे अरेंज करना है कि कोई वॉवल साथ में ना है। अच्छा, है कितने? ए पी टी आई टी यू डी ई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल है। जिसमें अगर मैं बात करूं वॉवल्स की तो 1 वॉवल, 2 वॉवल, 3 वॉवल, 4 वॉवल्स हैं और 4 वॉवल हो गए तो 4 ही कॉन्सोनेंट्स हुए, ठीक है भाई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सारे वॉवल्स को अलग अलग करना है, मतलब कोई भी 2 वॉवल इकट्ठे ना है, आजू बाजू कोई नहीं बैठेगा। अब आजू बाजू नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पहले हम सारे के सारे वॉवल्स को ही बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे? देखो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहो तो ऐसे बना लो, चाहो तो ऐसे कुछ पोजीशंस बना लो। मैंने ऐसे करके लाइंस बना ली, जैसे समझ में ऐसे करो। हम ऐसे करते हैं। अब मैंने क्या करा, पहले वॉवल्स को बैठा दिया।
वॉवल को मैंने एक को यहाँ बैठाया, एक को मैंने यहाँ बैठाया, एक को मैंने यहाँ बैठाया, एक को मैंने यहाँ बैठाया, ठीक है, बैठ गए। अब क्या हुआ, अब जगह जो खाली बची वो कौन सी, देखो यहाँ एक जगह खाली बची, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह हैं। इन 5 जगह में से तुम कहीं भी बैठा दो वॉवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, इन 5 में से कहीं भी कॉन्सोनेंट्स को बैठा दो तो ये सारे के सारे अलग आएंगे, सारे के सारे अलग आएंगे। तो हमने क्या करा, देखो सबसे पहले 4 जो जगह हमने सिलेक्ट करी थी किसके लिए, वॉवल्स के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे भैया फैक्टोरियल 4 तरीके से हमने वॉवल्स को पकड़ लिया कि फैक्टोरियल 4 तरीके से हमने वॉवल्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ 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 यहाँ। ये वॉवल्स वी वॉवल्स को लिखा है, जबकि वी की जगह होंगे ये वाले वॉवल्स जो हमने सिलेक्ट करें हैं, ए आई यू डी, ए आई यू डी, इसी में शफल हो जाएंगे आपस में 4 तरीके से। अब बची हमारे पास एक ये वाली पोजीशन, 5 पोजीशंस बची। तो इन 5 पोजीशंस में से हमें कितनी पोजीशन चाहिए, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स तो 4 ही बचे। तो इन 5 पोजीशन में से किसी भी 4 जगह इन कॉन्सोनेंट्स को बैठा दो, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, फैक्टोरियल 4 और P5 P4। तो देखो फैक्टोरियल 4 5 P4 ये लिख रखा है, मैंने बताया था शुरू में थोड़ा सा अलग है, फॉन्ट का दिक्कत है। तो ये समझ में आया, डाउट है तो पूछेंगे। मैं एक बार फिर से करके दिखा दे रहा हूँ इसी सवाल को। देखो इसे फटाफट से करना है तो क्या करते हैं, हमारे पास 4 वोवल्स 4 कॉन्सोनेंट्स है, वो काउंट कर चुके थे। हमने क्या करा, 1 2 3 4 पोजीशंस बना दी फटाफट वोवल्स के लिए, यानी कि 4 पोजीशंस बची, बनी फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब मेरे पास कितनी पोजीशंस एक्स्ट्रा बची, यानी कि देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को लगा दूं तो ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे। यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं, यहाँ भी लगा सकता हूँ, तो कॉन्सोनेंट्स वोवल्स सारे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन 5 में से कोई भी 4 जगह ले लो, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है और ये सही लेवल पे आता है, और अक्सर इसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और जो नहीं भूलता वो तो भैया बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद करते हैं इस वाले सवाल को, और इसमें देखो एप्टीट्यूड ही हमारा पूरा का पूरा एप्टीट्यूड ही है, सारे एग्जाम्स में एप्टीट्यूड पूछा जाता है। सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट कम टुगेदर। अब देखो यहाँ था सारे, कोई भी वॉवल साथ में नहीं आना चाहिए, ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट कम टुगेदर। इसे करोगे तुम ही लोग सॉल्व। अच्छा सवाल है, किताबों में रेयरली मिलेगा, इसीलिए पहले करो, नहीं आया तो मुझसे पूछो, और अगर नहीं पूछोगे तो ये सवाल ऐसे ही चला जाएगा। जब एग्जाम में आएगा कभी तो सोचोगे क्यों ना पूछ लिया होता। चलो अच्छा, मैं बता रहा था कि देखो सर्कुलर जो सीटिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है सर्कुलर परम्यूटेशन में जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन हुआ भी नहीं तो क्यों ना लगे हाथ, कर लिया जाए। तो देखो सबसे पहले कह रहे हैं इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 12 men कैन बी सीटेड इन अ राउंड सर्कल। तो भाई 12 लोग हैं हमारे पास। मैंने देखो शुरू में ही बता दिया था कि अगर 2 लोग होते हैं, जैसे सपोज ए और बी, चाहो तो इसे ए और बी बैठाल दो, चाहो तो इसे बी और ए बैठाल दो। ए के राइट में ही ये रहा और ये इसके राइट में ही रहा, तो जितने नंबर्स होते हैं उसमें से एक माइनस करके हम उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास 12 लोग हैं, अगर 1 2 3 4 करके 12, तो उसका आंसर आ जाएगा भाई 12 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सा आंसर हो गया। देखो कितना इजी सा था। इसमें कभी मोती पिरो लिए जाते हैं, कभी कुछ कर लिया जाता है। सर्कल में तो जो भी चीज़ें सर्कल में पॉसिबल है वो सारी की जा सकती है। अब इसमें आते हैं, देखो सवाल तो सवाल है, कंडीशन चेंज करी जा सकती है। तो देयर आर 20 पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल। सर्कल में 20 लोग बैठ रहे हैं अब की बार, और 18 आदमी हैं, 2 सिस्टर्स हैं जिसमें से। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन विच 2 sisters आर ऑलवेज सीटेड टुगेदर। मतलब ये जो 2 बहनें हैं ना, ये दोनों हमेशा साथ में बैठेंगी। तो मैं जैसे बात करूं, अगर 18 लोग हैं, उसके से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। देखो अगर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, तो इसके 6 मान लेते हैं, 6 हैं, तो इसके कितने केसेस बनेंगे? इसके अगर मैं 6 के केसेस बनाऊंगा तो डेफिनेटली फैक्टोरियल 5 केसेस बनेंगे, क्योंकि बताया था 2 में
वैसे एक कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसे ब्रेक कर दूं, इस पॉइंट पे मैं इस चेन को ब्रेक कर दूं, तब क्या होगा? तो ये चाहो तो इसे ऐसे रखो और चाहो तो इस चेन को खोल दो, ये तो स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क करेगी ना। फिर अगर यहाँ पर ये ब्रेक हो गई तो ये सर्कल नहीं रह गया, तो इसे खोल दो और स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आंसर फैक्टोरियल 6 ही हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ इसमें यूज होने वाली है। देखो 18 लोग हैं, 18 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 18 लोग ऐसे बैठेंगे। ये मतलब 18 आदमियों के मैंने लाइंस बना दी, और बीच में आ जाएंगी 2 महिलाएं जो हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी, और यहां से इनकी पुरुषों की चेन गई टूट, पुरुषों की चेन गई टूट, यानी कि कोई सी भी 18 पोजीशंस में बैठेंगे आदमी। और ये जो 2 महिलाएं हैं, मान लेते हैं ए और बी, तो ये भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकती हैं, बी और ए कर सकती हैं। तो इसमें बी और ए अगर ये करेंगी तो 2 तरीके से, या फैक्टोरियल 2 लिख दो, 2 लिख दो, एक ही बात है, फैक्टोरियल 2 को ही 2 बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो गया। जब भी सर्कल में चेन टूटती है तो वो स्ट्रेट लाइन की तरफ वर्क करता है। देखो इसे अगर मैं खोल दूं तो ये स्ट्रेट लाइन की तरफ वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सेम है, 20 लोग हैं, 18 आदमी, 2 महिलाएं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स इन विच 2 सिस्टर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय मैन, यानी कि अब की बार सिस्टर और मैन, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, और बाकी हमारा सर्कल एक तरफ। अब देखो सर्कल में कितने लोग आएंगे, 3 तो ये हो गए 20 में से, बचे कितने? 17, यानी कि 17 जो हैं, इन 17 को सोचो यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं 17 को मिला रहा हूं तो ये आपस में मिल ही नहीं पाएंगे बेचारे, तो ये सर्कल तो बना ही नहीं। तो सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा कि इन 17 आदमियों को कितने तरीके से बैठा लेंगे, 17 आदमियों को इतने तरीके से बैठा लेंगे। और ये जो एक पुरुष बचा, इसके पास कितनी पोजीशंस आएंगी बैठने के लिए, इसके पास कितनी पोजीशंस आएंगी बैठने के लिए? तो इसके पास, कि देखो 2 महिलाएं तो अलग हैं, 2 महिलाएं तो हमेशा अपनी स्थान घेरेंगी, तो इसके पास, बेचारे के पास 18 पोजीशंस रहेंगी बैठने के लिए, यानी कि फैक्टोरियल 17 उनके लिए हो गया, 18 इनके लिए हो गया। तो इसे मैं फैक्टोरियल 17 इंटू 18 को मैं सीधे सीधे फैक्टोरियल 18 लिख सकता हूँ। और ये जो 2 महिलाएं हैं, S1 S2 लिख देते हैं, S1 S2 हो या S2 S1 हो, ये भी आपस में शिफ्ट करेंगे कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो ये हो गया हमारा उत्तर, और ये है आंसर। समझ में आया होगा, नहीं आया तो हम दोबारा बताएंगे, लेकिन जब पूछोगे तभी तो बताएंगे। और देखो ऑनलाइन स्टडी में सबसे अच्छी चीज़ है, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा, 2 बार में नहीं आया तीसरी बार कर लिया। स्पीड तेज लग रही है मास्टर साहब की, तो मास्टर साहब की स्पीड धीमे कर दी, धीमी लग रही है तो चाबी भर दी, तेज कर दी, 1.5x पे कर दी, 2x पे कर दी। यूट्यूब वालों ने 2x से ज़्यादा का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं जिनसे हम काम चला सकते हैं। डाउनलोड करके रख लिया, वो देखते रहे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यही अगर तुम क्लास में जाओगे ना, अब नहीं क्लास में, तो क्लास में ऐसा नहीं हो पाता। क्लास में ये है, टीचर ने एक बार बता दिया, अब बैठे हैं 50-100 बच्चे, 200 बच्चे बैठे हैं कहीं कहीं, तो अब 50-100 बच्चे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें किसी की हिम्मत थोड़ी होती है जो पूछ ले। यहाँ तो मास्टर साहब दोबारा रिवाइंड करके आ जाएंगे बताने। तो देखो ऑनलाइन से अच्छा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, कोरोना ने यही बताया सबको, सबके लिए फ़ायदा, पढ़ाने वालों के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब टाइम मिले तब पढ़ा दो, और पढ़ने वालों के पास भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं बैठ के पढ़ लो, ना तैयार होने की झंझट, ना जाने का टाइम सोचना है, ना आने का टाइम सोचना है, जहाँ बैठ के पढ़ना, लेट के पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ना है, जैसे पढ़ना पड़े। फिलहाल ये देखो, ये है बिल्कुल नया सा सवाल, एग्ज़ाम में जनरली एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन फिर मैंने बताया कि ये हुआ नहीं है, क्यों ना इसे रख लिया जाए, समझ लिया जाए, आ गया समझ में तो देख लिया जाएगा, नहीं आया तो इसे छोड़ दिया जाएगा। देखो एक वर्ड है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड chasm, पता नहीं कहाँ से लाए, आर अरेंज टू फॉर्म 5 लेटर्स, वर्ड सच दैट नन ऑफ द वर्ड रिपीटेड, एंड द रिजल्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज इन द डिक्शनरी द रैंक ऑफ द वर्ड chasm। देखो मैं समझा रहा हूँ,
हमारे पास ये कुछ गिने चुने वर्ड हैं, ASCHMS, इस टाइप का ये 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स से मिलके मुझे वर्ड बनाना है चैज़्म, और ये जो चैज़्म बनेगा डिक्शनरी में बनेगा, और एक ऐसी डिक्शनरी है मेरे पास जिसमें केवल ये 5 ही लेटर हैं। इन 5 लेटर से मुझे ये वर्ड बनाना है, तो ये बताना है डिक्शनरी, वही डिक्शनरी तो 1 बाय 1 वर्ड्स को फॉर्म करती है। पहले अल्फाबेटिकल बनाती है ना, ए के बाद बी वाला आएगा, सी वाला आएगा, डी, यहाँ बी है नहीं हालांकि। तो अगर वो ऐसे करके डिक्शनरी वर्ड्स बनाएगी 1 बाय 1, तो ये जो वर्ड है चैज़्म, ये कौन से नंबर पर शो होगा? तो सोचो कितना बढ़िया सा सवाल है। इसे भी हम करेंगे परम्यूटेशन से, क्योंकि ये भी अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखो आ जाते हैं अपनी डिक्शनरी पे। डिक्शनरी इन सारे लेटर्स में से सबसे पहले कौन सा लेटर उठाएगी? सबसे पहले उठाएगी ए। ठीक है, अभी डिक्शनरी ने करा काम और ए को उठा लिया सबसे पहले। अब ए के बाद चाहे वो सी को लगाए, चाहे एम को लगाए, चाहे डी को लगाए, एस को लगाए, हमारा वर्ड तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे वर्ड में यहाँ पर ए की जगह सी आना चाहिए। तो इसके आगे की पॉसिबिलिटी क्या बची? देखो ए तो आ गया, अब इसके आगे यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई? 4 तरीके से नंबर आएगा, अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे कोई सी। फिर आगे 3 तरीके से बचेगा, फिर आगे 2 तरीके से बचेगा, फिर 1 तरीके से, यानी कि हो गए 4 6 24, यानी कि 24 केसेस, तो 24 लेटर हो गए ए के स्टार्टिंग वाले। अब इसके बाद आते हैं, तो देखो ए तो आ गया, ए आ चुका, ए के सारे 24 पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ लिखी। अब ए के बाद कौन सा लेटर आएगा? इसमें से सी आएगा, तो फिर 1 2 3, ठीक है। अब सी के बाद कौन सा आएगा? सी के बाद फिर से ए आएगा, अगर डिक्शनरी में जाओ तो सी के बाद फिर से ए आएगा। अब इसके बाद देखो फिर मेरा वर्ड नहीं बन रहा, चैज़्म तो नहीं बन पाएगा, यानी कि इसके आगे की सारी पॉसिबिलिटीज़ फिर से गिन लेते हैं। 2 लेटर में भर चुका हूँ, यानी कि यहाँ आएंगे 3 लेटर्स, फिर आएगा 2, फिर 1, यानी कि 6 लेटर्स और आ जाएंगे, 6 वर्ड्स और बन जाएंगे। अभी भी कहानी नहीं बनी। अब अगली कहानी देखो, सी तो था, अब ए की जगह क्या आएगा? अगली कैलकुलेशन में एच आएगा डिक्शनरी में, क्योंकि सी के बाद कुछ है ही नहीं ना, सी के बाद एच है, तो सी के बाद ए आ चुका, अब सी के बाद एच आएगा। अच्छा, एच के आगे की कहानी देख लेते हैं। सी के बाद एच आया, फिर एच के बाद क्या आएगा? फिर से अल्फाबेटिकल, सबसे छोटा लेटर सबसे पहले वाला ही आएगा। अब एम पहले आता है या एस पहले आता है? एम पहले आता है, तो एम पहले आ जाएगा और एस बाद में आ जाएगा, यानी कि ये चैम्स बन गया। ये भी एक केस खराब हो गया, ये भी एक केस खराब हो गया। अब अगला लेटर जो बनेगा उसमें देखो सी आएगा, एच आएगा, ए आएगा, और अब की बार ये दोनों शिफ्ट होंगे, एस आएगा और एम आएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 6 30 और 1 31, और 32वें नंबर पे है हमारा चैज़्म अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, और ये वर्ड। तो बस यही है आज का परम्यूटेशन में अगर और कुछ अच्छे सवाल आपको दिखते हैं, लगता है कि भाई इस तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो ज़रूर डिस्कस करो। फेसबुक पेज है, उस पर डाल दो, उस पर हम देख लेंगे, सवाल मिलेंगे, सबका कंपाइलेशन करके अच्छे से एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो टीचर हैं, टीचर को बड़ा मज़ा आता है अगर उसे सुनने वाले, उसे देखने वाले ज़्यादा लोग हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अकेले नहीं पढ़ना है, सबको देना है, सबको फैलाना है, सब भाई तू भी पढ़, क्योंकि मुझे भी दिखेगा जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो तुम लोगों का काम सिर्फ इतना है, मैं काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा काम इतना है, तुम्हें शेयर करना है। तो बस लोग ज़्यादा जितने लोग हैं, जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, सब